सूरज निकलने से पहले ही गांव गादियाचक जाग जाता था। गांव अपनी सादगी और मिलनसार लोगों के लिए बहुत मशहूर था। वहां का राजा था चंद्रकांत प्रताप। राजा बहुत ही अच्छा लोगों की मदद करने वाला था। उसी गांव के बाजार के बीच हर सुबह एक छोटा सा ठेला लगता था, अंडा चावल का ठेला। ठेले वाला था संदीप का। साधारण कपड़े, चेहरे पर सुकून और आंखों में अजीब सी शांति। माँ बाप बूढ़े थे, झोपड़ी में रहते थे। माँ चूल्हे पर चावल चढ़ाती, पिता ठेले के लिए लकड़ी जमाते। संदीप रोज कहता, कुशीनगर नाम के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दिन लकड़हारा सुबह के समय लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा जी? हर रोज आप उम्मीदों का बोझ लेकर सुबह घर से निकलते हैं और शाम होते होते खाली हाथ, थके हारे, निराश होकर घर लौट आते हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस पूरे गांव में अगर किसी की हालत सबसे ज्यादा खराब है तो वो हमारी है। ना ढंग की आमदनी है, ना कोई सहारा। क्या करूं सुनीता, जब मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो भला मैं क्या कर सकता हूं? हर बार लगता है कि अब हालात सुधरेंगे, अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी, लेकिन नहीं। जैसे ही एक उम्मीद की किरण नजर आती है, वैसे ही कोई ना कोई मुसीबत आकर सब कुछ उजाड़ देती है। अब तू ही देख, पहली बार जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था। सोचा था कि घर की मरम्मत करवा दूंगा, लेकिन तभी तो बीमार पड़ गई। जो कुछ भी जोड़ा था सब तेरे इलाज में चला गया। उसके बाद सोहन के हाथ में वो गहरी चोट लग गई। उसका इलाज करवाने में जो बचा खोचा था वो भी चला गया। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनका 8 साल का बेटा सोहन उनके पास आता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारे घर में बहुत दिनों से कोई अच्छा खाना नहीं बना है। हर रोज रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है। हमारे घर में दूसरों की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं बनता पिताजी? बेटा, तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद हम लोग दूसरों की तरह अच्छा खाना बनाएंगे। फिर जो तेरा दिल करेगा वही खाएंगे। पिताजी, हमारे घर के बराबर में जो मोहन चाचा रहते हैं, कल उनके घर बहुत अच्छा खाना बना था। खाने की खुशबू सूंघकर मैं उसके घर चला गया, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा दिया। अपने मासूम बेटे की बात सुनकर सुनीता रोने लगी। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर केशव कुछ नहीं बोला और चुपचाप उदास मन से लकड़ी काटने चला गया। जंगल में पहुंचकर जैसे ही केशव लकड़ी काटने लगता है तो उसे अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। वो खुद से कहने लगता है, अब तो बाजुओं में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब तो लकड़ी काटना भी मुश्किल हो जाता है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल लकड़ियों को बेचना हो जाता है। अब घर की हालत देखी नहीं जाती। केशव ये सोच ही रहा था कि तभी उसका मित्र सुमेंद्र उसके पास आता है। क्या बात है भाई केशव, बहुत उदास दिखे हो, और आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर भी नहीं दिख रहा। क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते ही हो मैं कितनी बड़ी आर्थिक तंगी में हूँ। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। केशव की बात सुनकर सुमेंद्र कहता है, भाई केशव, तेरी ये हालत देखकर तरस आता है, लेकिन कोई कर भी कह सकता है। अब तो गांव के लोग भी तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। जब तू आज लकड़ी काट कर आ रहा था तो एक आदमी मुखिया जी से तेरे बारे में कह रहा था कि केशव को गांव से निकाल देना चाहिए, क्योंकि केशव बहुत बड़ा मनहूस है। उसकी मनहूसियत धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। उसकी वजह से कभी भी हमारा गांव बर्बाद हो सकता है। केशव ने सुमेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। केशव को चुप देखकर सुमेंद्र वहां से चला जाता है। सुमेंद्र के जाने के बाद केशव सोचने लगता है, हे ईश्वर, आखिर मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर मेरे ही सपनों के दिए क्यों बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग एक एक करके क्यों बुझते गए? धुंध ऐसी छाई है जिंदगी में कि अब तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। ये गरीबी, इसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। इतना सोचकर केशव हिम्मत जुटाकर कुछ लकड़ियां काट लेता है और फिर उन्हें बेचने निकल जाता है। काफी देर हो जाती है, लेकिन कोई भी उसकी लकड़ी नहीं खरीदता। लगता है आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। सुनीता बड़ी उम्मीद से मेरी राह देख रही होगी, सोच रही होगी कि मैं कुछ खाने को जरूर लाऊंगा, पर मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं।
अब तो घर लौटने का भी मन नहीं करता। उस मासूम की नजरों का सामना कैसे करूंगा? वो नन्हा बच्चा भूखा होगा, आज मैं उसे क्या जवाब दूंगा? पूरे दिन का थका हारा केशव लकड़ी का गट्ठर लेकर अपने घर चला जाता है। लकड़ी का गट्ठर घर के बाहर डालकर वो दबे पांव घर के अंदर गया। जब उसकी पत्नी ने उसे इस तरह आते देखा तो बोली, क्या बात है जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? केशव अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। अपने पति को वो चुपचाप देखकर कहती है, आप बोलते क्यों नहीं? आखिर क्या बात है जो आज आप इतने उदास हो? केशव की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनीता, अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। कोई मुझे मनहूस बताता है तो कोई कुछ कहता है, और आज किसी ने लकड़ी भी नहीं खरीदी, कोई पूछने तक नहीं आया। सोचा था लकड़ी बिक जाएगी तो आज घर में कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। अब फिक्र मत करो, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह के समय केशव की पत्नी केशव से हमारा कहती है, बेटा सोहन भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया, उसकी भूख अब मुझसे देखी नहीं जाती। आप एक काम करो, सेठ रंजीत की दुकान से कुछ सामान उधार ले आओ। सुनीता, मैं उधार सामान लेने नहीं जाऊंगा। सेठ जी का पहले से ही बहुत उधार बाकी है। अब तो जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी सुधर सकेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। गांव में शायद ही कोई बचा हो जिससे मैंने उधार न लिया हो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि किसी और से कुछ मांग सकूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर चुका नहीं पाता हूं, लेकिन करूंगी तो क्या? जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो घर की जरूरतों में लग जाते हैं। इतना कहकर केशव जंगल की ओर चला गया। आज केशव अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। वो सोच रहा था, क्या बस इतनी सी थी मेरी जिंदगी? हर रोज उठते ही बस एक नई परेशानी। अब तो थक गया हूं मैं इस जिंदगी झेलते झेलते। क्या मैं इस गरीबी के लिए पैदा हुआ था? क्या मेरी तकलीफों का कोई अंत नहीं होगा? हर मोड़ पर बस ठोकरें ही क्यों हैं मेरे लिए? अब तो मन करता है कहीं दूर चला जाऊं, ना कोई मुझे जाने ना मैं किसी को। शायद अगर मैं ही ना रहूं तो सब ठीक हो जाए ना जीवित रहूंगा ना ये सब देखना पड़ेगा। केशव अपने विचारों में डूबा हुआ था। न जाने वो क्या सोच रहा था कि तभी उसके दोस्त सुमिंदर की नजर उस पर पड़ी। वो जल्दी से केशव के पास अरे गया और उसे केशव भाई, कहने लगा, किस सोच में डूब गए हो? आज तो तुम लकड़ी काटने जंगल भी नहीं गए। केशव ने अपने दोस्त सुमेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही बहुत उदास था। उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। केशव को चुपचाप देखकर सुमेंद्र बोला, अरे भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं है। अरे बड़ा अजीब आदमी है। हम बोले जा रहे हैं और ये खुद बोलने को ही तैयार नहीं है। मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर क्या बात है? उधर केशव जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा, हे ईश्वर, तू मेरी अभी कितनी और परीक्षा लेगा? मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि सब गरीबी का मजाक बनाते हैं। केशव ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज आई। कोई है जो मेरी मदद कर सके? आवाज सुनकर केशव उठा और इधर-उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी, जो जख्मी हाल में जमीन पर गिरे हुए थे। केशव तुरंत उनके पास गया। बाबा, आपके पैर से खून बह रहा है, ये आपको चोट कैसे लगी? बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से राजा के पास जा रहा था। जल्दीबाजी में मेरा पैर एक नुकीली लकड़ी से टकरा गया, जिससे मेरे पैर से खून बहने लगा है। केशव जल्दी से साधु महाराज के पैर पर एक कपड़ा बांध दिया, जिससे साधु बाबा का खून बहना बंद हो गया। फिर साधु महाराज केशव से कहने लगे, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी से पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। कृपया तुम मेरे लिए कहीं से पानी ले आओ। बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए कहीं से पानी लेकर आता हूँ। केशव तुरंत पानी की तलाश में निकल गया। काफी ढूंढने के बाद उसे कहीं पानी नहीं मिला। इससे केशव घबरा गया और इधर-उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी मिल जाए।
लेकिन उस जंगल में दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा था। हार थक कर केशव साधु महाराज के पास लौट आया और कहने लगा, पार्ट 2 देखे खातिर सब्सक्राइब करें और लाइक जल्दी। पार्ट 2 जल्दी आएगा।